नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि मंदिर समिति पीएम के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित प्रोग्राम है 21 और 22 अक्टूबर का है, जिसमें 21 अक्टूबर को केदारनाथ और 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए, आप जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अब प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए अब तक 5 बार केदारनाथ जी की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ जी की भी यात्रा कर चुके हैं और उनके केदारनाथ और बद्रीनाथ के प्रति आस्था जग जाहिर है। तो इस बार भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिवाली से पूर्व वो केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की यात्रा करेंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं तो उस अनुरूप चाहे प्रशासन हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हो, अपने स्तर से उनके प्रवास को लेकर के पूरी तैयारियां कर रही है। वही सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपनी विधानसभा सीट चंपावत के दौरे पर रहेंगे। 11 बजे सीएम धामी खटीमा से टनकपुर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में वृद्ध रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। इस रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियां भी शिरकत करने वाली है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां भी पूरी कर ली है। तो कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम धामी 2 बजे देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सीएम धामी का चंपावत का दौरा है, तो खटीमा से टनकपुर जाएंगे सीएम धामी। तो उसके बाद रोजगार मेले का वो उद्घाटन भी करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का टनकपुर में रोजगार मेले के अवसर पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक हमारा कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त लगभग 30 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का भी प्रोग्राम है। फिलहाल हमारी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हमारे जो कंपनीज हैं जितनी, उनको भी रोजगार मेले में जो आना है वो भी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया का हरिद्वार में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो 93 साल की आयु में कल देहरादून में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो आज हरिद्वार स्थित खरखड़ी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो सीमांत क्षेत्र के विकास में केदार सिंह की अहम भूमिका रही थी। तो कल ये दुखद खबर हमें सुनाई दी थी कि केदार सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया का हरिद्वार में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो काफी भीड़ उनके इस अंतिम संस्कार और इस अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ी है। तो 93 साल की आयु में कल देहरादून में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो आज हरिद्वार स्थित खरखड़ी घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो सीमांत क्षेत्र के विकास में केदार सिंह की अहम भूमिका रही थी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, आज पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया का हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया, जिनका कल निधन हो गया था, आज उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार के संतन घाट है वहां पर किया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस दौरान वहां पर मौजूद है। सभी में से श्रद्धासुमन अर्पित यहाँ पर गए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हरिद्वार में गए थे, उन्होंने भी पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया को श्रद्धांजलि वहां पर दी है और इस समय उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर चल रहा है। राज्य के लिए एक अपूर्व क्षति इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जो सोच केदार सिंह फोनिया की रही है कि पहाड़ों का विकास किस प्रकार से होना है, वो सोच इस समय कह सकते हैं कि वो मार्गदर्शन अब जनता को यहाँ पर नहीं मिल पाएगा या उन जनप्रतिनिधि को नहीं मिल पाएगा जो पहाड़ के विकास के लिए कुछ करना चाहते थे। क्योंकि केदार सिंह फोनिया उस समुदाय से वहां से आते थे और उस दौर से वो गुजरे हैं जब उस जमाने में कह सकते हैं कि कोई जागरूकता उन क्षेत्रों में नहीं हुआ करती थी। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के समय में जो विकास से कोसों दूर वहां पर उस क्षेत्र रहा करता था, उस दौरान उन्होंने राजनीति में आकर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उत्तर प्रदेश के समय में वो पर्यटन मंत्री के रूप में वहां पर रहे थे और उस क्षेत्र में किस प्रकार से विकास किया जा सकता है उस चीज का खाका उन्होंने वहां पर तैयार किया था। तो आज अब हम सबके बीच में नहीं है, तो राज्य के लिए एक अपूर्ण क्षति कही जा सकती है। जी
जी, कल जो है हम सभी को ये दुखद खबर मिली थी कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो कल काफ़ी ज़्यादा उनके आवास पर तांता भी लगा हुआ था, सभी कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंच रहे थे। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उत्तराखंड में ही काम नहीं किया था मंत्री के तौर पर, बतौर वो उत्तर प्रदेश में भी मंत्री के तौर पर उन्होंने कमान संभाली थी। तो क्या कल उत्तर प्रदेश से भी लोग पहुंचे थे वहां पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए? तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कोई बड़ा हस्ती यहाँ पर पहुंचे था, क्योंकि केदार सिंह सोनिया का जो व्यक्तित्व रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने काम यहाँ पर किया है, ऐसे में कह सकते हैं कि उनका लगाव ज्यादातर उत्तराखंड के उन दूरस्थ क्षेत्रों से रहा है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में ले जा सकते हैं उस क्षेत्र में विकास के लिए। तो उत्तर प्रदेश से तो कोई नहीं आ पाई, क्योंकि लंबे समय से बीमार यहाँ पर चल रहा था। फिर उन्होंने इस प्रकार से अपना आभा मंडल वहाँ पर तैयार किया था कि वो ज्यादा दूर कहीं जाते नहीं थे, या फिर सिर्फ पहाड़ की जो सोच रखते थे, यानी जो लोग उनके पास आते थे उन लोगों को सलाह दिया करते थे। उत्तर प्रदेश में तो कोई नहीं, लेकिन उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर अधिकारी, वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अपने श्रद्धांजलियां उन्हें वहां पर दी थी। उत्तराखंड के लिए ये कहा जा सकता है कि दुखदायी पहलू इसलिए भी कहा जा सकता है कि क्योंकि वो राज्य के उस दौर में थे। उत्तर प्रदेश के जमाने में ये कह सकते हैं कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तब वो वहाँ पर पर्यटन मंत्री थे, विकास मंत्री थे, और उत्तराखंड राज्य में कैसे यहाँ पर विकास किया जा सकता, वो उन चीजों को आगे बढ़ाने का काम वहाँ पर करते थे। तो ये कह सकते हैं कि कल से रात तक सभी लोग उनके जो ये देहरादून से लेकर चमोली तक का क्षेत्र है, वहाँ पर शोक की लहर थी, क्योंकि केदार सिंह सोनिया के निधन के जैसे ही लोगों को समाचार मिल रहा था, सभी लोग अपना तो अबे, क्योंकि आज उनका अंतिम संस्कार होने वाला है, इससे पहले अंतिम यात्रा भी निकाली गई थी, तो कितना हुजूम उमड़ा था इस अंतिम यात्रा में? तो ये कह सकते हैं कि उस प्रकार से वो चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो उनके पारिवारिक जो लोग रहे, उन्होंने उन सब चीजों को लेकर मना यहाँ पर कर दिया था कि किसी प्रकार की लंबी यात्रा यहाँ पर नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि लंबे समय से बीमार वहाँ पर किए जाते थे। तो ऐसे में और कुछ जो बाध्यताएं थी, चाहे मेडिकल से जुड़ी बाध्यताएं, उन चीजों के चलते हुए वो चीजें नहीं हुई। आवाज से उनका जो पार्थिव शरीर था वो हरिद्वार के लिए ले जाएगा, शमशान खड़खड़ी का शमशान घाट है वहाँ पर ले जाएगा। वहाँ पर फिर ये कह सकते हैं कि जो लोग वहाँ पर आए थे, जो उन्हें अपने श्रद्धांजलि देना चाहते थे, उन लोगों ने श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद इनका वहाँ पर अंतिम संस्कार इस समय हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए था, वो चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिली पाई, क्योंकि जिस क्षेत्र के लिए जाने जाते थे, जिस जो कद उनका यहाँ पर रहा है, उत्तर प्रदेश के दौर से उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करता है, वो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ये कह सकते हैं कि गुमनामी में वो सब चीजें यहाँ नहीं हो पाई, लेकिन लोग उन्हें याद जरूर कर रहे हैं और उन्हें अपने श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो अबे कितनी देर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा? बिल्कुल, अंतिम संस्कार यहाँ पर हरिद्वार में इस समय चल रहा है, और ये अंतिम संस्कार के कह सकते हैं मुखाग्नि यहाँ पर दी जा चुकी है। जो उनके पुत्र हैं उनकी तरफ से मुखाग्नि दी जाती है, उनके जो सगे संबंधी या परिवार के जो नजदीक वहाँ पर है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर मौजूद है, हरिद्वार में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर मौजूद है, और चमोली जनपद से जो जनप्रतिनिधि है वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि अभी भी संख्या बहुत ज्यादा वहाँ पर मौजूद है। सभी लोग उस शख्सियत को अपने श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने वो उत्तराखंड के चमोली जैसे जनपदों, दूरस्थ जनपदों के विकास के लिए अपना जीवन समर्पण किया है, क्योंकि सगै सेवाओं के बाद जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, और उस दौर में जब ये कह सकते हैं कि जब विकास की जो इबारत होती थी, विकास के जो नाम लिखे जाते थे, वो लखनऊ से लिखे जाते थे, और उत्तराखंड तक आते आते उन विकास कार्यों की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती थी। उस दौर में उन्होंने उसको लड़ने का काम यहाँ पर किया था। उत्तराखंड में विकास हो सके, दूर क्षेत्रों में खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास हो सके, उसकी वो पैरवी यहाँ पर क्या करते थे। तो आज हम सबके बीच में केदार सिंह सोनिया नहीं है, तो राज्य का हर आदमी उन्हें अपने श्रद्धासुमन दे रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है, और उनके जाने का दुख यहाँ पर प्रकट कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज केदार सिंह जी का जो है हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो आज हरिद्वार स्थित खड़खड़ी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो कल एक दुखद खबर हम सभी के बीच में आई थी कि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है केदार सिंह जी, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 93 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह सोनिया का हरिद्वार में आज अंतिम संस्कार कर दिया है।
वहीं चंपावत से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। चंपावत सीएम धामी ने वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर राजकुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया है, तो दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने को ईश्वर से कामना भी की है। तो चंपावत से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर राज कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है और साथ ही उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है और शोक संतप्त परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने को ईश्वर से उनकी कामना की गई है। तो चंपावत से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर राज कपूर के निधन पर दुख जताया है, दुख व्यक्त किया है, साथ ही परिवारजनों को एक तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, क्या है पूरी खबर? देखिए, पुष्कर राज कपूर हरिद्वार में ही नहीं पूरे उत्तराखंड में कह लीजिए एक बड़ा नाम थे पत्रकारिता में, क्योंकि ये काफी लंबे समय से अरसे से एक दैनिक हॉक के नाम से वो हिंदी और अंग्रेजी अखबार लगातार चलाते आ रहे थे और साथ ही जो सरकार की ओर से कई कमेटियां बनती हैं पत्रकारों के कल्याण के लिए, उसमें वो शामिल भी रहे हैं। तो कह सकते हैं कि उनके जाने से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी खुद एक बड़ी क्षति यहाँ पर उनको बताया है उनका जाना, और परिवारजनों को इस दुख की छड़ी में बिल्कुल कह सकते हैं कि इस दुख को सहन करने की उन्होंने ईश्वर से मांग की है। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल एक बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर पत्रकारिता में हरिद्वार और उत्तराखंड में तो बिल्कुल यहाँ देखने को मिली है आज उनके जाने से। जी विकास, आपसे जानना चाहेंगे, पुष्कर राज कपूर की बात की जा रही है, तो कैसे उनका निधन हुआ और किसने इसकी जानकारी दी उनके निधन की? जानकारी है वो उनके परिवारजनों के पुत्र के द्वारा यहाँ पर हरिद्वार जो प्रेस क्लब है वहाँ से वो संबद्ध रहे हैं और उनके द्वारा ही ये जारी की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि वो काफी लंबे समय से यहाँ पर बीमार चल रहे थे, जिस कारण उनका आज यहाँ पर निधन हुआ है सुबह। तो कह सकते हैं कि पूरे हरिद्वार प्रेस क्लब में भी इसको लेकर शौक है और पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि वो एक नाम ऐसा था क्योंकि पूरे प्रदेश भर में उनको जाना जाता था कि दैनिक हॉक और इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों ही उनके संस्करण यहाँ पर निकला करते थे। काफी लंबे समय से ये अखबार एक नामचीन अखबार यहाँ पर उत्तराखंड में अपना नाम रखता था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का हल्द्वानी का दौरा है आज। तो हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आज हल्द्वानी का दौरा है। तो दौरे को लेकर बीजेपी जिला नैनीताल की तैयारियां भी पूरी हो गई है। तो कैलाश विजयवर्गीय का हल्द्वानी में आज आगमन हुआ है। तो कैलाश विजयवर्गीय बूथ अध्यक्ष के साथ ही बूथ में बैठक भी करने वाले हैं। तो डिग्री कॉलेज के सभागार कक्ष में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आज वो शामिल भी होंगे, साथ ही वहां पर सभी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का हल्द्वानी दौरा है आज। तो दौरे को लेकर बीजेपी जिला नैनीताल की तैयारियां भी पूरी हो गई है। तो कैलाश विजयवर्गीय का हल्द्वानी में आगमन हो गया है। तो कैलाश विजयवर्गीय आज बूथ अध्यक्ष के साथ ही बूथ में बैठक करने वाले हैं। तो डिग्री कॉलेज के सभागार कक्ष में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। तो अमित, आज राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का हल्द्वानी दौरा है, क्या कुछ खास तैयारियां?
हाँ जी, देखिए बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय आज हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और अभी क्योंकि उनकी यहाँ पर लगातार जो कई कार्यक्रम उनके आज हल्द्वानी में एक दिवसीय कार्यक्रम में है और उसको लेकर के लगातार जो तैयारी यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं से वो पूरी कर ली गई है। और वहीं बूथ की बैठक में वो यहाँ पर लगातार हिस्सा लेंगे। अभी फिलहाल वो बूथ की बैठक में यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं और यहाँ पर बैठक करके बातचीत कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जा रही है। उसके बाद करीब 12:15 के आसपास वो यहाँ पर एक पश्चिमी मंडल की बैठक में यहाँ प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद 3 बजे कार्यक्रम रखा गया उनके एमबीपीजी कॉलेज में। यहाँ पर जो सभागार है उसमें प्रबुद्धजन सम्मेलन में के मुख्य वक्ता के तौर पर वो सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। तो पूरी तरीके से कहा जाता है कि भाजपा की तरफ से जो तैयारी की गई थी उनके आने को लेकर के वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है और वो यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार उनके जो कार्यक्रम वो यहाँ पर बने हुए हैं। और जो कार्यक्रम 3 बजे है उसके बाद वो यहाँ से देहरादून हरिद्वार के लिए रवानगी कर लेंगे। जी, तो अभी क्या कहा जाए, आगे की रणनीतियां तैयार की जा रही है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए, क्योंकि अब भाजपा की तरफ से लगातार जो कोशिश रहती है, क्योंकि हमें पार्टी बीजेपी की बात करें चुनावी बोर्ड में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की रहती है और लगातार हर 15 प्रमुख से लेकर के यहाँ पर बूथ लेवल के तक हर कार्यकर्ता से बातचीत की जाती है, बैठक की जाती है और आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है और यही कहीं ना कहीं आप देखने को मिल रहा है उत्तराखंड के अंदर। क्योंकि अभी जो चुनाव है, निकाय चुनाव है, उसका पंचायत चुनाव है और उसका क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी कहीं ना कहीं लगातार की जा रही है, तो उसको लेकर के एक मन यहाँ पर लिया जा रहा है बूथ के अध्यक्षों के साथ, बैठक के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। और लगातार यहाँ पर भाजपा की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर कहा जा सकता है कि भाजपा कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से मन बना चुकी है, क्योंकि अब रणनीति बनाने का और उसको लेकर के यहाँ सभी कार्यकर्ता मुलाकात कर रहे हैं और उनका राय मशवरा जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता का मूड भापने का एक प्रयास लगातार किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वही 3 पीठों के पूज्य बाद जगत गुरुओं शंकराचार्य का आज बद्रीनाथ में आगमन हो रहा है। तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचकर बद्री विशाल के वो दर्शन करेंगे, तो साथ ही उनकी विधिवत पूजा अर्चना भी करने वाले। तो ज्योतिर्मठ के प्रभारी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी ने बताया कि आज पूज्यपाद जगत गुरुओं का नारायण की पावन भूमि बद्रीनाथ धाम में आगमन हो रहा है। उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। वो यहां पहुंचकर सबसे पहले बद्री विशाल भगवान के दर्शन करेंगे, फिर पूजा अर्चना करेंगे और फिर रात्रि में यहीं विश्राम करने वाले हैं। तो चमोली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बद्रीनाथ आएंगे तीनों जगत गुरु शंकराचार्य, तो उनके आगमन को लेकर कई तैयारियां भी पूरी कर ली है। तो वही बताया जा रहा है कि बद्री विशाल के दर्शन करके वो पूजा पाठ भी करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और रात्रि में वही विश्राम करेंगे। वहीं इस बार सबसे अधिक तीर्थयात्रियों की हुई 4 धाम यात्रा के दौरान मौत। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हुई है 4 धाम यात्रा करते हुए। तो अब तक 311 लोगों की जान जा चुकी है। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर 135 ने अपना दम तोड़ा है। तो 4 धाम में अब तक 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो केदारनाथ में 135, बद्रीनाथ में 75, गंगोत्री में 21, तो यमुनोत्री में 80 यात्रियों की मौत हुई है। तो 2017 में की अगर बात की जाए तो 2017 में 112, 2018 में 106, 2019 में 91 यात्रियों की मौत हो चुकी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय, तीर्थ यात्रियों की लगातार मौत का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये उन श्रद्धालुओं की लापरवाही है जो सीधे तौर पर यात्रा के लिए तो आ रहे हैं लेकिन अपना स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं। और यही वजह है कि जो पुरानी जो बीमारियां हैं उनके चलते उन्हें इस तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसका खामियाजा उन्हें कह सकते हैं कि बड़े नुकसान के रूप में अपनी जान गंवाने के रूप में यहाँ पर उठाना पड़ा है। क्योंकि अभी तक 4 धाम यात्रा में कह सकते हैं कि इस साल जो नए रिकॉर्ड बने हैं श्रद्धालुओं के आने के, उसमें ये कह सकते हैं कि 40 लाख से ज्यादा अभी तक, यानी 42 लाख से ज्यादा अभी तक के जो श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं। लगातार उनके आने का अभी भी सिलसिला जारी है। लेकिन अगर मौतों की अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर ये राज्य के लिए या दूसरे शब्दों में कहें कि 4 धाम यात्रा के लिए बड़ा नुकसानदायक इसे कहा जा सकता है। क्योंकि
लगातार इन सब चीजों पे जो बातचीत यहाँ पर चल रही थी कि बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, तो वो सुविधाएं तो यहाँ पर बेहतर है, लेकिन यात्री सिर्फ यात्रा करने के लिए अपने जो चीजें हैं, जो व्यक्तिगत जो समस्याएं, उन समस्याओं को छिपाने का काम यहाँ कर रहे थे। अब जिसके चलते इतना लंबा आंकड़ा मौत का यहाँ पर हो गया, ये बड़ा चिंता का विषय इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे बद्रीनाथ धाम हो या फिर गंगोत्री हो, लेकिन अबे आपको नहीं लगता कि यहाँ पर लोगों के साथ साथ लापरवाही तो सामने आई है, साथ ही प्रशासन की भी लापरवाही है जो हेल्थ सर्टिफिकेट यूं ही दे देती है? ये कहते थे कि शुरुआती दौर में जब यात्रा जब शुरू हुई थी तो उस समय सारी व्यवस्थाएं वो माकूल यहाँ पर चल रही थी, क्योंकि लोगों को प्राइमरी में प्राथमिक तौर पर देखने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। सभी लोगों का आगाह यहाँ पर किया जा रहा था कि कम से कम वो अपने निजी जो डॉक्टर्स हैं, अपने डॉक्टरों की सलाह जरूर यहाँ पर लें। अगर वो बीमार यहाँ पर रहे, पूर्व में बीमार यहाँ पर रहे, क्योंकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये सरकार का फेलियर तो कहा जा सकता है, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फेलियर कहा जा सकता है कि जिनकी तैनाती वहाँ पर लगाई गई थी, चारधाम यात्रा ड्यूटी में जिनकी तैनाती लगाई गई थी, उनकी तरफ से सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ पर की गई थी। और ये वही खाना पूर्ति आज बड़े खामियाजे के रूप में यहाँ पर देखने पड़ी। 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु अब तक इस चारधाम यात्रा। काफी चिंता कर देने वाला आंकड़ा है। अभय आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वहीं देहरादून से दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काशीपुर के कुंडा कांड पर यूपी पुलिस ने डीआईजी कुमाऊं के पत्र का जवाब दिया है। तो यूपी पुलिस ने कहा कि दबिश से पहले उत्तराखंड पुलिस को 3 बार फोन किया गया था। तो यूपी पुलिस ने पत्र के जवाब के साथ मोबाइल की सीडीआर भी भेज दी है। काशीपुर अस्पताल में घायल पुलिस कर्मियों पर हमले की आशंका थी। यूपी पुलिस का ऐसा कहना है। तो भीड़ बढ़ने की दृष्टि पर सुरक्षा के लिहाज से उन्हें वहां से निकाला गया था। तो यूपी पुलिस में इनामी खनन माफिया जफर की तलाश में लगाई गई 10 टीमें। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे से जुड़े हुए हैं। अभय, काशीपुर में एक खबर आई थी जहां पर खनन माफिया के चलते जो है काफी लोग जो है वहां पर यूपी पुलिस अचानक से बिना बताए, कहा जा रहा था, आरोप लगाए जा रहे थे यूपी पुलिस पे कि बिना बताए वो वहां पर पहुंच गई थी। ये कह सकते हैं कि जो काशीपुर के कोंडा थाना क्षेत्र में जो 2 दिन पहले जो यहाँ पर फायरिंग हुई थी, जिसमें कह सकते हैं कि ये मुरादाबाद पुलिस है, यूपी पुलिस की तरफ से एक जो खनन माफिया थे जफर, जिनको परिणाम यहाँ पर घोषित किया गया था, इनको पकड़ने के लिए यहाँ पर दबिश दी गई थी। रूसी दबिश के दौरान यहाँ पर फायरिंग यहाँ पर हुई थी। रूसी फायरिंग में कह सकते हैं कि जिस ब्लॉक प्रमुख की जो पत्नी थी वो इस गोलीबारी में घायल हुई थे, जिन्हें बाद में मृत्यु घोषित कर दिया गया था उपचार के दौरान। और इसी बात को लेकर कह सकते थे कि उत्तराखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों आमने सामने यहाँ पर आई थी। उत्तराखंड पुलिस का आरोप था कि उन्हें बिना इन्फॉर्म किए उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर आई थी और उनके द्वारा बिना किसी चीज के, यानी बिना किसी पूर्व सूचना के ये कार्रवाई यहाँ पर की गई थी, जिसका खामियाजा यहाँ पर उन्हें उठाना पड़ा था। और डीआईजी कुमाऊं की तरफ से बाकायदा इन सब पूरे घटनाक्रम को लेकर मुरादाबाद जो डीआईजी है उनके पत्र यहाँ पर भेजा गया था। उस पत्र का जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से यहाँ पर दिया गया। और सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर कह सकते हैं कि अब जिस इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए पूरा प्रकरण यहाँ पर हुआ था, जो लेकिन अबे काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उत्तराखंड पुलिस पर। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों ही अपना अपना पक्ष यहाँ पर मजबूत तरीके से रखते हैं, काम कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से जो पत्र यहाँ पर डीआईजी की तरफ से जो पत्र भेजा गया था उसमें उन सभी चीजों का जिक्र यहाँ पर किया गया था। और अब ये जांच का विषय है कि जो मुरादाबाद डीआईजी की तरफ से जो पत्र का जवाब यहाँ पर दिया गया उसमें जिन चीजों का जिक्र हुआ है वो क्या मैच यहाँ उसमें कितनी सच्चाई है। अबे आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वही देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रादेशिक सेना में भर्ती पर रोक लगा दी गई है। तो प्रादेशिक सेना पर भर्ती पर रोक लगाई गई है। तो 132 करोड़ की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं होने पर रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब प्रादेशिक सेना भर्ती पर रोक लगा दी गई है। ये कह सकते हैं कि प्रादेशिक सेना यानी जो इको टास्क फोर्स का गठन उत्तराखंड में हुआ था 2012 में, इस फोर्स का गठन यहाँ पे किया गया था। उसके बाद जिम्मा उत्तराखंड के उन बंजर पहाड़ियों को हरा भरा करने का था, यानी उन पहाड़ियों को पुनर्जीवित करने का था। उस दिशा में एक बड़ा झटका यहाँ पर उत्तराखंड के इको टास्क फोर्स को यहाँ पर लगा है, क्योंकि केंद्र की तरफ से यानी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस फोर्स को जो भर्ती थी उसको रोकने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। यानी
जब तक जो पूर्व में जो बकाया इसको लेकर यहाँ पर था, उत्तराखंड शासन से जो इसको देनदारी जो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई थी। 2018 ठीक अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को करीब 1 महीने का समय होने को है, लेकिन पुलिस की पूरी कोशिशें हैं कि इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। तो इस हत्याकांड से जुड़े मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने 22 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ अगले 10 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। तो इस केस से जुड़े जिन सैंपल को जांच के लिए चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, उनमें से 4 की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जा चुकी है। जो मैं जैसे पहले भी बताया था, जो हमारा मोटिव है वो एस्टेब्लिश हो रहा है और मोडस जैसा घटना हुआ है वो भी हमने कर दिए हैं, तो चार्जशीट की तरफ जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।